तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ ये समझा था कि एसएससी के बारे में कितने एग्जाम्स होते हैं, एमटीएस क्या होता है, सीजीएल क्या होता है ना। तो आपने डिसाइड तो कर लिया होगा वैसे, ठीक है। तो आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका नाम होगा नंबर सिस्टम, ठीक है। आई थिंक होता क्या है कि जितने भी चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक के, उसमें नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसलिए आज हम लोग को सबसे पहले करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है नंबर सिस्टम। साउंड बहुत कर रहा है। तो देखो, नंबर सिस्टम जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। इनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे एसएससी में। तो नंबर सिस्टम के बारे में जब बात करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि जब नंबर्स बनाए जा रहे थे तो नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक नंबर को बनाया गया था, इसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोला गया था? रियल नंबर। और एक दूसरा नंबर जो बनाया गया था उसको बनाया गया था इमेजिनरी। ये दो नंबर उस टाइम पे डिवाइड कर दिए गए थे नंबर्स को। इनकी डेफिनेशन उन्होंने कैसे दी थी? इन्होंने बोला कि अगर कोई नंबर है वो रियल कैटेगरी में कब आएगा, तो उन्होंने बताया कि कोई भी नंबर है अगर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। अब मैंने कहा कि इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई भी नंबर है अगर वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो डेफिनेटली वो नंबर कैसा होगा? रियल होगा, ठीक है। पहले आप चीजों को समझ लीजिए आराम से, है ना। तो नंबर लाइन आपने बचपन में देखी होगी, एक लाइन होती थी, बीच में जीरो होता था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ऐसे करके 1 2 3 ऐसे। आप राइट साइड में जाते थे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हुआ करती थी उस टाइम पे, और लेफ्ट साइड में आप जाते थे तो आपकी नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाती थी, है ना। इसे नंबर लाइन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? नंबर लाइन। बट इसको हम देख सकते हैं कि सारे जो नंबर मैं लिख रहा हूं वो सारे इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स। अभी मैं सबको समझाऊंगा एक्सप्लेन करके, इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, सब क्या होते हैं। तो एक एक करके समझना है क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से चीज से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि कोई नंबर है अगर उस नंबर को मैं इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो वो रियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रियल। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक नंबर मैं आपसे कह रहा हूं 5 ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं? 5। तो क्या मैं इस नंबर लाइन पे उस 5 को दिखा सकता हूं? मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना। तो ये रियल नंबर कहलाएगा। अगर मैं आपसे को -4, तो आपको सर इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी एक रियल नंबर कहलाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 5/2, तो ये लगभग लगभग आपका 2.5 है। तो आप जानते हो कि 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना, जो कि आपका 2.1 भी होगा, 2.2, 2.3, इस तरह से 2.5 भी कहीं ना कहीं बीच में लाई कर जाएगा यहाँ पे, है ना। इसको भी हम दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा? हमारा रियल नंबर के अंदर आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि √5 है ना। क्या है? √5। तो ये नंबर आप सोचोगे इस पे तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, बट इसको अगर हम समझें थोड़ा सा, देखिए ये नंबर लाइन है, ये हमारा बीच में नंबर जो है वो 0 है, ये हमारा नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक। हम लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल अगर राइट है, अगर एक ट्राइंगल राइट है यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी राइट ट्राइंगल में एक थ्योरम होती है पाइथागोरस, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और 90 के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, तो थ्योरम का रिलेशन है h का स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ट्राइंगल है, इसमें एक लेंथ 1 ले लूं मैं और ये लेंथ 2 ले लूं, ठीक है, तो आप कह सकते हो सर अगर इन दोनों का यूज करके अगर हम थर्ड साइड निकालें तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये बनेगा आपका 5, है ना। तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो 5 हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका √5 हो जाएगा कि नहीं, थ्योरम के हिसाब से। तो अगर मुझे इस नंबर पे, इस नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहां से लेके यहां तक 2 यूनिट एक लेंथ ले ली और मैंने ऊपर की तरफ 1 यूनिट लेंथ ले ली, ये 1 यूनिट है और आपका ये 2 यूनिट है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो आप कहोगे सर ये राइट एंगल बन चुका है,
और अगर मैं इसका इस्तेमाल देखूं तो ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट है, और पाइथागोरस का इस्तेमाल करके क्या ये √5 आएगा? अब ये जो √5 की जो लेंथ है, अगर मैं कंपास हमने देखा होगा ज्योमेट्री के अंदर कंपास होता है, तो कंपास में 2 पॉइंट होते हैं, तो एक पॉइंट को अगर मैं यहां रखूं और एक पॉइंट को मैं यहां रखूं, तो क्या ये लेंथ को अगर मैं प्रकार के अंदर ले लूं तो वो √5 ही तो होगी। इस लेंथ को अगर हम प्रकार के अंदर ले लेते हैं वो √5 होती है। उसको अगर मैं O को सेंटर मान के और आर्क लगा दूं, क्या लगा दूं? आर्क, ऐसे करके ना, इस तरह से आर्क लगेगी ऐसे, है ना। अब जैसे आर्क लगेगी तो ये जो लेंथ है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहां से यहां तक जो दिखाएगा ये √5 को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? क्योंकि ये लेंथ मैंने √5 की ली थी, और तो मैं आर्क भी जब लगाऊंगा तो ये जो कट करेगी ये √5 को ही कट करेगी। तो इस तरह से √5 रिप्रेजेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि √5 भी कैसा नंबर हुआ? रियल हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी नंबर इज रियल नंबर, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, अंडर रूट के अंदर हो, तो हर नंबर किसके अंदर आएगा? रियल नंबर। तो एवरी नंबर इज रियल नंबर हम कह सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो यहां तक समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। दूसरी बात अगर हम समझें, इसी चीज को यहां पे क्लियर करता हूं मैं थोड़ा सा। आपके सामने कोई नंबर आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, या वो किस में हो? फ्रैक्शन हो। फ्रैक्शन मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, या फिर आपका पास नंबर को डेसिमल में हो, जैसे कि 3.57 है ना, ये सब डेसिमल नंबर है। फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ये सब नंबर किस कैटेगरी के अंदर आने वाले? रियल नंबर के अंदर आने वाले। अब बात करते हैं फिर इमेज नंबर कौन से है ना। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि रूट के अंदर, है ना, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हुआ करती है। जैसे कि मैंने √3 लिखा हुआ है, तो आप भी कह सकते हो सर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने √5 को किया है ऐसे √3 को भी कर सकते हैं, तो ये हमारा रियल नंबर में आएगा। बट अगर मैं इसके आगे ना माइनस लगा दूं, क्या लगा दूं, तो आप कहोगे सर ये पॉसिबल नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अब इसको थोड़ा समझते हैं एक चीज को। मैंने आपसे कहा कि एक संख्या कोई x है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं? स्क्वायर। तो आप सभी जानते होंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर वो कभी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का स्क्वायर करो तो आप मुझे 4 आंसर दोगे ना। अगर मैं -2 का स्क्वायर भी करूंगा तो भी मुझे प्लस का 4 ही मिलेगा, क्योंकि -2 × -2 तो +4 हो जाता है ना। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पे हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव नंबर आता है, ये हमें पता है। मैंने इसके आगे सपोज करो 5 लिख दिया, क्या लिख दिया? 5। तो इस संख्या का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर दे रहा है, तो क्या ये ट्रू है? क्या किसी संख्या का स्क्वायर आने पर जो नंबर आएगा क्या वो हमेशा पॉजिटिव होगा? ये बात सही है ना, तो मैं इस स्टेटमेंट को ट्रू कह सकता हूं। लेकिन अगर मैं आपके सामने कहूं कि x² और आगे लिख दूं उसके -5, क्या लिख दूं मैं, तो क्या आप इस स्टेटमेंट को सही मानोगे? आप तो उसको गलत कह दोगे ना। क्यों कह दोगे? आपने कहा कि सर किसी भी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, आप कैसे स्क्वायर करके नेगेटिव कर रहे हो उसको? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप इस स्टेटमेंट को ट्रू नहीं मानोगे। और अगर मैं इसका स्क्वायर हटा देता हूं तो इसके ऊपर माइनस रूट आ जाता है, आप सभी जानते होंगे ये बात को। तो रूट के अंदर माइनस आना तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, फिर रूट के अंदर आना माइनस क्या हुआ? पॉसिबल नहीं हुआ। तो हमने कह दिया कि जब भी कभी रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, चाहे -3 हो, चाहे रूट -5 हो, चाहे -7 हो, जब भी रूट के अंदर नेगेटिव देखने को मिलेगा तो वो रियल नहीं होगा, वो इमेजनरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लियर हो गई यहां तक बात? तो 2 नंबर का सबसे पहले डिवीजन किया हमने, एक नंबर था रियल और दूसरा क्या था? इमेजिनरी। रियल नंबर में वो नंबर्स आते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, ठीक है, अंडर रूट, ये सारे नंबर आपके किसके अंदर आएंगे? रियल के अंदर आएंगे। और इमेजनरी की बात हम करेंगे तो इमेजनरी में ध्यान रखेंगे रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अच्छा ये चीज, रूट अगर मैं 3 लिख रहा हूं और बाहर माइनस लगा रहा हूं, ये पॉसिबल है क्योंकि ये नंबर लाइन में नेगेटिव की तरफ होगा।
बट रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, माइनस लगा सकते हैं, ठीक है, पर रूट के अंदर नेगेटिव वो पॉसिबल ही नहीं कहता हमें, ठीक है। तो ये इमेजिनरी नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। क्या हम इन नंबर्स को कभी देखते हैं? हाँ बिल्कुल देखते हैं इनको, लेकिन इसको देखा जाता है जब आप कभी अगर साइंस स्ट्रीम से रहे हो, कॉमर्स स्ट्रीम से रहे हो, तो 11th क्लास की मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आता है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर्स को पढ़ा जाता है, इनको भी सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बट अभी हमारे सिलेबस में ये नहीं है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? रियल नंबर पढ़ना है। यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर्स को ऐसे डिवाइड किया है, ठीक है। अब हुआ क्या, या फिर इसका ना पीडीएफ जो होगा वो मैं आपको सेंड कर दूं, ये जो लिखा हुआ है ना सारा, ये मैं सेव रखूंगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम समझते हैं आगे रियल नंबर के बारे में, ठीक है। पहले नंबर्स पढ़े हमने, नंबर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, रियल नंबर और दूसरा क्या था? इमेजिनरी नंबर। अब हमारा जो नंबर आने वाला है वो रियल नंबर को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला नंबर जो आता है उसको कहते हैं हम लोग रेशनल, क्या बोलते हैं? एंड दूसरा नंबर जो होता है उसको बोलते हैं इरेशनल। ये दो नंबर हमारे पास है। अब रेशनल की बात करते हैं, पहले इसको समझते हैं कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे नंबर को देख के हम समझ पाते हैं कि नंबर रेशनल है या फिर क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी नंबर है अगर हमारे पास, अगर वो तीन बातों को फॉलो कर ले तो वो रेशनल कैटेगरी में आ जाता है। देखो पहली कंडीशन ये है कि वो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो उसका क्यू होना चाहिए, यानी कि इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना। ये न्यूमिनेटर होता है और ये क्या होता है? डिनोमिनेटर। इसका जो डिनोमिनेटर है बेटा वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। ये दूसरी कंडीशन है इसकी। तीसरी कंडीशन ये है कि जो पी और क्यू है ये आपके एक तो कोप्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कोप्राइम। एंड होने चाहिए इंटीजर्स। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। ये दो बातें मैंने लिख दी यहां पे। तो हमने कह दिया कि कोई भी नंबर अगर तीन बातों को फॉलो कर लेगा तो उसको हम लोग रैशनल नंबर में डाल देंगे, ठीक है। अब ये कोप्राइम क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, सबसे दिमाग में आता है कि ये सर ये क्या है, इसको बताओ पहले, है ना। चलो इसको समझते हैं। पहले समझाता हूं इंटीजर्स को। इंटीजर को समझाने के लिए मुझे आपको बस एक इसका हिंदी मीनिंग समझाना पड़ेगा। देखो इंटीजर का हिंदी मीनिंग होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। इसका मतलब ये हुआ पूर्ण अंक। क्या मतलब हुआ? यानी कि कंप्लीट नंबर क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक नंबर लेता हूं 7, ठीक है। मुझे बताओ क्या ये नंबर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कंप्लीट है, 7 है। बट अगर मैं आपके सामने लिखूं 7.3, क्या ये कंप्लीट है? ये इनकम्प्लीट है। ना तो ये 7 है और ना ही 8 है, तो इनकम्प्लीट हुआ। इसका मतलब है ये इनकम्प्लीट नंबर है, तो ये इट्स नॉट ए इंटीजर। इंटीजर होने के लिए, किसी भी नंबर को इंटीजर होने के लिए कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? जैसे अगर मैं आपके सामने 4 लिख रहा हूं तो 4 क्या है? इंटीजर है। 3 इज इंटीजर, 2 इज इंटीजर। बट अगर 2.5 बोलूं तो वो इंटीजर नहीं है, 3.7 बोलूंगा तो वो इंटीजर नहीं है। यानी कि कोई भी नंबर को इंटीजर होने के लिए वो ध्यान रखना है, वो कंप्लीट होना जरूरी है। समझ में आ गया इंटीजर क्या होता है? ठीक है, इंटीजर क्लियर होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका क्या? कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, दो संख्या लेता हूं मैं आपके सामने, एक संख्या लेता हूं 5 और एक लेता हूं मैं 6, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि 5 के ना फैक्टर करिए। क्या करिए? फैक्टर। तो आपने कहा सर इसके फैक्टर तो सिर्फ 5 into 1 हो सकते हैं, और 6 के फैक्टर करोगे तो आप कहोगे सर इसके फैक्टर 2 into 3 into 1 हो सकते हैं, बस ये हो सकते हैं पॉसिबल। तो हमने देखा दोनों में, दोनों के जो फैक्टर हमने किए तो हमें सिर्फ 1 एक ऐसा फैक्टर मिला दोनों में जो कॉमन है, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। तो अगर हमारे सामने कोई भी दो संख्या ऐसी आ जाती हैं जिनमें कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उनको हम लोग कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर। तो उसका मतलब ये है कि जो 5 और 6 ये जो एक पेयर है, क्या है? एक पेयर है दो संख्याओं का,
और ये दोनों संख्याएं कुछ भी कॉमन नहीं है इनके बीच में, तो इसलिए क्या कहलाएंगी? को-प्राइम नंबर। कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, को-प्राइम कहलाएंगे, ठीक है। कोई भी दो संख्या ऐसी होनी चाहिए जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो को-प्राइम होंगी, ठीक है। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया, को-प्राइम होने चाहिए और क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो ये रेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेशनल। एक कुछ एग्जाम्पल देखते हैं आपके सामने। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं एक छोटा सा, मैं आपके सामने बोलता हूं कि 7/3 कोई चीज है ना, एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो क्या ये रेशनल होगा या नहीं होगा? तो आपने कहा सर देखो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, पहली बात को फॉलो कर रहा है। दूसरी बात, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसका क्यू जीरो नहीं है। पी और क्यू को-प्राइम होने चाहिए। अगर आप 7 और 3 की बात करो तो 7 और 3 इसके फैक्टर होंगे 3 × 1 और उसके फैक्टर होंगे 7 × 1, सिर्फ 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो ये को-प्राइम भी है एंड दे आर कंप्लीट। 7 भी अपने आप में कंप्लीट है, 3 भी अपने आप में कंप्लीट है, इनकम्प्लीट तो नहीं, इंटीजर भी है। तो इसको हम किस कैटेगरी में डाल देंगे? कैटेगरी में। हाँ, और 3 से अपनी टेबल में आता है। जो प्राइम होगा तो वो ऑब्वियस है कि वो अपनी टेबल से कटेगा, तो वो किसी के साथ कॉमन तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये फॉलो होने पर इसको किस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा? रेशनल में। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे नंबर भी आते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं सिर्फ 5 लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है? तो आपको पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 तो होता ही है, तो ये 5 लिखा था, लेकिन हमें समझ आ गया कि 5/1 लिखा हुआ है। क्या ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है? क्या ये क्यू जीरो नहीं है इसमें? क्या पी और क्यू को-प्राइम है, इंटीजर भी है? तो ये कौन सा नंबर हो गया बेटा? रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है? तो रेशनल नंबर हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी नंबर आपको दे दी जाए तो आप पता लगा सकते हैं रेशनल में होएगा कि नहीं आएगा। ये 3 बातें फॉलो होनी चाहिए। अब जैसे कि डेसिमल में दिक्कत करते हैं बच्चे, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक संख्या लिखी हुई है 2.3, क्या लिखी हुई है? ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि बताओ ये रेशनल है ही नहीं है, तो आप कहोगे सर देखो, आप इसका डेसिमल अगर हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा ना, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। दोनों इंटीजर है, कुछ कॉमन भी नहीं है दोनों में, तो ये कैसी कैटेगरी बन जाएगा? रेशनल। तो डेसिमल वाले भी, फ्रैक्शन वाले भी और बिना फ्रैक्शन वाले सब किसके अंदर आएंगे? रेशनल के अंदर आएंगे। एक नंबर और होता है जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि आपके सामने अगर मैं एक नंबर लिखूं 2.3333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, मैंने एक नंबर लिखा 2.3333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, इसका एंड नहीं हो रहा है। जिन संख्याओं का एंड नहीं होता है उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो इसको बोल रहे हैं रिपीटिंग। क्या बोल रहे हैं? तो भी कह सकते हैं ये संख्या जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.3 के ऊपर बार लगा दो। आप क्या लगा दो? इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है तो ये बार लग जाएगा, यहां पे स्टॉप हो गया। तो जितनी भी संख्या आपको बार वाली दिखाई दे बेटा समझ जाना ये रेशनल में आएंगी। किस में आएंगी? ये रेशनल में आएंगी। इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी ध्यान रखना है कि 2.3 अगर ये रिपीट होता जा रहा है यानी बार लग गया तो ये किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा? रेशनल कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आगे समझते हैं। इरेशनल नंबर कौन सा? इरेशनल। इरेशनल कहता है कि जो हमने रेशनल में पढ़ा हुआ है, तो रेशनल में जो जो कंडीशन हमने पढ़ी अगर वो फॉलो ना हो यहां पर तो ये किस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा? इरेशनल में डाल दिया जाएगा। मतलब जो रेशनल को फॉलो नहीं करेगा वो किस में आ जाएगा? इरेशनल में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा √3, क्या लिखा? तो आपने कहा सर देखो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। ठीक है, तो पहली कंडीशन थी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर ये है तो आप कह रहे हो सर ये फॉलो तो हो रहा है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है, क्यू जीरो नहीं है इसका। ठीक है, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए थे। क्या होने चाहिए थे? इंटीजर होने चाहिए थे। मुझे बताओ 1 इंटीजर है लेकिन √3 इंटीजर नहीं है, क्योंकि √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। क्या होती है? ये अधूरा है, तो इसने इस बात को फॉलो नहीं करा है ना, इंटीजर वाली बात को, इसीलिए इसको हमने कहां डाल दिया? इरेशनल में।
क्लियर है बात? वैसे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि जो भी रूट में आएगा वो सब इरेशनल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बस इस बात को कंडीशन को फॉलो ना होने की वजह से इसको किस में डाला गया, इरेशनल में डाला गया। ठीक है, हाँ, तो वो इनकम्प्लीट होंगे तो सारे के सारे जो रूट 2 होगा, रूट 3 होगा, रूट 7 होगा, रूट 11 होगा, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, इरेशनल। ये शायद अगर आप 10th क्लास में होंगे तो 10th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, कभी पढ़ा होगा आपने। तो ये इरेशनल प्रूव करने को आता है, और ये आपको पता है कि रूट में आने वाली संख्या क्या होती है, इरेशनल होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दो टाइप के नंबर, रेशनल और इरेशनल। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे सबसे पहले एक और नंबर जानते हैं, अच्छा प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में ना क्वेश्चन इससे ही पूछता है। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं आपको, है ना, तो डेफिनेशन इसकी ये होती है, which can be divided by itself, which can be divided by itself or 1। वो संख्याएं जो या तो अपने आप से कटे या 1 से कटे, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 है ना, तो 2 को बताओ कौन काट सकता है, क्या 1 से कट जाएगा ये, क्या 2 को 2 से काट सकते हैं, हाँ, लेकिन और कोई नंबर है काटने वाला, तो इसका मतलब ये 2 अपने आप से कटा, और किससे कटा, तो ये क्या हुआ, एक प्राइम नंबर हुआ। 3 क्या 1 से कट सकता है, 3 से कट सकता है बस। 5 क्या 1 से कट सकता है और खुद से कट सकता है ना, ऐसी 7। लेकिन अगर हम 9 को देखें, किसको देखें, तो 9 1 से कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, और 9 से भी कट सकता है, तो ये अपने अलावा किसी और से भी कट गया, तो इट्स नॉट अ प्राइम, इट्स नॉट अ प्राइम। तो प्राइम इसको हम बोलेंगे ओड नंबर। अभी इसको भी पढ़ेंगे हम, जो इससे नहीं होते। ठीक है, फिलहाल हमें समझना है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं, या फिर 1 से कट सकते हैं, उन्हें और कोई नहीं काट सकता। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर 1 क्या है फिर, है ना, 1 तो 1 से कट जाएगा बस, और कोई काटने वाला है, तो क्या हम इसे प्राइम नंबर कह सकते हैं, कह सकते हैं प्राइम नंबर, बट इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि 1 एक प्राइम नंबर है, जबकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये भी याद रखेंगे, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है। 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, इससे पहले कोई प्राइम नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, छोटी सी बात। देखो, दूसरी बात आपको जानने वाली ये है कि तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया। यहां पे क्वेश्चन बनता है कि अगर बात करूं 1 से लेकर और 50, 1 to 50, अगर हम काउंटिंग करें 1 से लेकर 50 के बीच में, तो आपको कितने प्राइम नंबर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर आप 1 से 50 से काउंटिंग करते हैं तो कितने प्राइम नंबर देखने को मिलेंगे। तो ये आप ध्यान रखना है, ये वो बात है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये होते हैं 15। कितने होते हैं, 15। और अगर मैं आपसे कहूं कि 50 से लेकर और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको सर 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। और यहीं से एक चीज बन जाएगी यहां पे कि अगर आपसे कोई बोल दे कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो ये हो गए टोटल 25। कितने हो गए, आप देख सकते हो, 1 से 50 के बीच में 15 है, 50 से लेकर 100 के बीच में 10 है, तो टोटल 1 से लेकर 100 के बीच में कितने होंगे, 25। तो ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड एक और चीज, कि अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर की, तो ऐसा कोई ट्रिपलेट है
जिनमें गैप सेम चलता हो। क्या चलता हो? गैप। देखिए पहला प्राइम नंबर कौन है? 2, ठीक है। दूसरा प्राइम नंबर कौन है? उसके बाद प्राइम नंबर कौन है? 5, फिर कौन है? 7, फिर कौन है? 11, क्योंकि 9 तो नहीं है। उसके बाद 13 है। ऐसे करके चलता रहेगा प्राइम नंबर। लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले ट्राइपलेट को उठा लूं, कौन सा? 3, 5 और 7 को, तो आप मुझे बताओ इनके बीच में कितने का अंतर है? इनके बीच में कितने का अंतर है? 2। तो ये जो ट्रिपलेट है, क्या मैं कह सकता हूं ये ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है? बाकी अगर मैं 2, 3 और 5 का ट्रिपलेट उठाऊं, ये वाला, इनमें कितने गैप है? 1 का। इनमें कितने गैप है? 2 का। तो ये सेम नहीं है। आगे अगर मैं 5, 7 और 11 का लूं तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, यहां भी सेम नहीं है। अगर 7, 11 और 13 का लूं तो 7 और 4 11, 11 और 2 वो 13 है ना, यहां भी सेम नहीं है। तो पूरे प्राइम नंबर्स की जितनी भी आप सीरीज देखोगे उसमें आपको ये ट्रिपलेट देखने को मिलेगा 3, 5 और 7 का, जो कॉमन डिफरेंस सेम वाला होता है। पूछ सकता है ये एग्जाम में, ठीक है। ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसमें डिफरेंस सेम चलता है? तो वो 3, 5, 7 का है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज है ये, और इनसे से क्वेश्चन बन जाते हैं ना, फंडामेंटल चीजें हैं बिल्कुल। हाँ नहीं, 2, 3, 5 का नहीं है, सिर्फ 3, 5, 7 का है ओनली। वो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया आपको कि वहां पे भी सेम नहीं है, यहाँ पे भी सेम नहीं आ गया, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि 1 से लेके 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से लेके 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेके 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। आप चाहे तो लिख के याद भी कर सकते हैं, अगर आपको ये फैक्ट लग रहा है कि भैया मुझे जानना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर। ये हो गया प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है। अब प्राइम नंबर के बारे में एक और नंबर आता है जिसको हम लोग जानते हैं को प्राइम नंबर। क्या जानते हैं? अभी अभी पढ़ा था मैंने, फिर भी इस चीज को यहां पे समझो कि कोई भी ऐसा पेयर होना चाहिए। अच्छा ये ना एक नंबर के लिए कभी नहीं होता, ठीक है, ये हमेशा होता है पेयर के लिए। 2 नंबर होने जरूरी है, ठीक है। जैसे 3 और 5 है ना, ये मैंने एक पेयर लिया, तो आपने कहा सर 3 और 5, तो ये दोनों के फैक्टर में सिर्फ क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 1, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये कोप्राइम का एक पेयर हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ 17 और यहाँ लिख रहा हूँ 19, है ना, तो होगा सर 17 इंटू 1 और 19 इंटू 1, तो यहाँ भी आप देख सकते हो सिर्फ 1 के अलावा और कोई पेयर नहीं है, तो ये कोप्राइम नंबर्स के पेयर्स है। तो हमें समझ में आ गया कोप्राइम नंबर्स क्लियर हो गया है ना, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। कोप्राइम नंबर पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा क्लियर होगा मैं ना कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं साइज में, थोड़ा ब्लर हो रहा होगा ना, पर दिख रहा है थोड़ा वो। ठीक है, तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये लिखा हुआ है कि इफ ए बी सी डी एंड ई आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स एंड सम ऑफ दीज 5 नंबर इज ओड, देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज व्हाट। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2023 में दिल्ली पुलिस में, है ना, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। तो अब यहां पे बात चल रही है कि एक नंबर ए है, ठीक है, एक नंबर बी है, एक नंबर सी है, एक नंबर डी है, और एक नंबर क्या है? ई। और ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स बोले इसने, क्या बोले?
प्राइम नंबर्स बोले, और फिर इसने बोला इनका जो सम है, इनका जो सम है वो एक ओड नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? ओड नंबर। तो आपसे ये जानना चाह रहा है कि तो बताओ कि जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है आखिर वो क्या है ना? क्या वो एक इवन नंबर है? ऑप्शन है। क्या वो एक इवन नंबर है? क्या वो इवन प्राइम है? क्या वो ओड नंबर है? या फिर वो क्या है? ओड प्राइम है। देखो, इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से कट जाते हैं बेटा। किससे कट जाते हैं? 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर इवन होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 है ना, ये सब। ओड नंबर कौन से होते हैं? ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से नहीं कटते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 है ना, ये ओड नंबर होते हैं। ठीक है, प्राइम मैंने आपको बता दिया जो अपने आप से कटते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात जानने वाली ये है कि एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि एक ऐसा नंबर बताओ जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। द नंबर विच इज इवन एज वेल एज प्राइम। एक ऐसा नंबर बताइए जो इवन भी हो और क्या हो? प्राइम हो। तो बेटा इसका आंसर होता है 2। क्या होता है? ये याद रखना है, 2 इज द ओनली नंबर। पूरी नंबर्स के अंदर देखोगे ना तो 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, क्योंकि दो से कटता है इसलिए इवन है, और अपने आप से कट रहा है इसलिए प्राइम भी है। अच्छा, फिर एक आता है कि ऐसा कोई नंबर है जो ओड भी हो और प्राइम भी हो, तो वो नंबर है 3। कौन है? 3 इज द ओनली नंबर विच इज ओड एज वेल एज प्राइम। ये प्राइम भी है और ओड नंबर भी है। ठीक है, ठीक है। ऐसी 5 अगर आप ध्यान से देखो तो 5 क्या है? इवन भी है, सॉरी ओड भी है और प्राइम भी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका ओड प्राइम है वो 3 है। सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम जो है वो कौन है? 2। ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं वापस से कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सबका सम ओड नंबर दे रहा है और कह रहा है कि बताओ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होना चाहिए? एक इवन नंबर होना चाहिए, या फिर एक इवन प्राइम नंबर होना चाहिए, या ओड नंबर होना चाहिए, ओड प्राइम होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन करने के लिए आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, उसने बोला है कि ए बी सी डी और ई जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। क्या है वो? और उसने ये भी बोल दिया कि वो प्राइम नंबर जो है डिस्टिंक्ट है, मतलब सेम नहीं है, सारे अलग अलग हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो। तो मैं एक पेयर ले लेता हूं, स्टार्टिंग से कर लेता हूं। चलो मैं इसको 2 मान लेता हूं, इसको 3 मान लेता हूं, इसको 5 मान लेता हूं, इसको 7 मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं? 11। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर मैं सबको जोड़ता हूं तो 11 और 7 कितना होता है? 18। 18 और 5 कितना होता है? 23। 23 और 3 कितना होता है? 26। 26 और 2 कितना होता है? 28 है ना? क्या होता है? 28। लेकिन इसने बोला है इन सबका जो सम आना चाहिए वो ओड आना चाहिए। तो इसका मतलब जो हमने नंबर माने हैं वो सही नहीं है, है ना? क्योंकि सम क्या आना चाहिए? ओड, जबकि हमारा क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग 2 से ना लेके हम इसको 3 से ले ले। इसको 3 मान ले, इसको 5 मान ले, इसको 7, इसको 11 और इसको क्या मान ले? 13। जोड़ के देखते हैं, 7 और 5 12 और 3 कितने हो गए? 15 है ना? और 11 और 13 कितने हो गए? 24 है ना? और जोड़ोगे तो कितना आएगा? 39। और 39 आपका ओड नंबर होता है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। तो हमने ये तुरंत मान लिया कि 3, 5, 7, 11, 13 ये कोई नंबर हो सकते थे जो प्राइम भी है, और इनको जोड़कर क्या आ रहा है? 39 आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो बताओ कि सिर्फ हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, है ना? और ई को मैं हटा देता हूं, ई को मुझे नहीं पता, है ना? और ये हमारा कितना है? 39 है सबको मिला के। अब अगर हम देखेंगे यहां से तक वैल्यू हम अगर छोड़ें, 3 और 5 8 और 7 15, 15 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 36 होगा, है ना? कितना होगा? 15 और 26 होगा, सॉरी कितना होगा? 26 होगा। यहां से लेके यहां तक वैल्यू कितनी होगी बेटा? 26। तो 26 आप मुझे बताओ कैसा नंबर है? इवन नंबर है या इवन प्राइम है, या ओड नंबर है या ओड प्राइम नंबर है? तो हमें समझ में आएगा सर ये नंबर तो कैसा है? इवन है। तो ये हमारा आंसर हो गया बी। कौन सा हो गया? सॉरी, मैंने इवन बताया ना, तो फर्स्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? मैं इसको यहां से हटा देता हूं 1 मिनट के लिए। देखो इसका आंसर हमारे हिसाब से क्या बैठा?
ए ऑप्शन है ना, कैसा नंबर होगा ये, इवन। समझ में आया कैसे? ये चीजें ना मतलब हमें समझनी है थोड़ी थोड़ी बेसिक करके, पर है बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक चीज से उठाया हुआ क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा सोचना था हमें, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो उसमें क्या बोला, देखो ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है हमारे पास कि विच टाइप ऑफ नंबर आर नॉट कोप्राइम, इनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जो कोप्राइम नहीं है, कोप्राइम नहीं है। इसने बोला एनी टू प्राइम नंबर्स, ठीक है, क्या बोला? मैं आपके सामने दो प्राइम नंबर लेता हूं, एक तो लेता हूं 3, एक लेता हूं 5। ये दो प्राइम नंबर है, मुझे बताओ कि 3 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, और 5 के फैक्टर क्या होंगे? इनके बीच में कुछ कॉमन है? नहीं। तो क्या ये कोप्राइम भी है? क्या है बेटा? तो आप मुझे बताओ कि अगर कोई एक ऐसा पेयर ले लें जिसमें दोनों नंबर प्राइम हो, तो डेफिनेटली वो कोप्राइम होंगे, होंगे ना। तो ये पहली स्टेटमेंट लिखिए, एनी टू प्राइम नंबर्स कोप्राइम होते हैं। कोई भी दो प्राइम अगर नंबर ले लें तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, कोप्राइम। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो कोप्राइम नहीं है। तो पहली बात तो ट्रू होती है, पहली बात क्या होती है, ट्रू हो रही है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये आ रहा है, एनी टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर, क्या आ रहा है, एनी टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर, कह रहा है दो नंबर ले लो आप, ओड होने चाहिए और कंसेक्यूटिव होने चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब है क्रम से चलना। जैसे कि अगर मैं कोई ओड नंबर लेता हूं आपके सामने, मान लो 5 लेता हूं, क्या है, क्या लेता हूं, 5, तो इससे अगला जो होता है वो 7 होता है, क्या होता है, कंसेक्यूटिव। वैसे तो 9 भी होता है लेकिन वो 7 के बाद आता है। तो कंसेक्यूटिव देखें तो 5 और 7 कंसेक्यूटिव है, 7 और 9 अपने आप में कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव मतलब क्रम से चलना होता है आपको, ठीक है। तो 5 और 7 का मैंने एक पेयर लिया और इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा कि उसने बोला कि दो ऐसे नंबर लीजिए जो कंसेक्यूटिव ओड नंबर हैं, तो क्या वो डेफिनेटली को प्राइम होंगे। तो हमने कहा यार 5 और 7 को लेके देखा तो 5 में कुछ भी कॉमन नहीं मिला मुझे, 7 में भी मुझे सिर्फ ये दिखाई दिया है ना, तो क्या ये भी को प्राइम है? हाँ, सबको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सारे, है ना, जितने भी हैं। सी ऑप्शन क्या है, एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, कोई भी दो नंबर ले लो कॉन्जिक्यूटिव। तो अगर मैं 2 के बाद क्या आता है 3, या फिर 3 के बाद क्या होता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5, या 5 के बाद क्या आता है 6, अगर मैं कोई भी ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर ले रहा हूं तो क्या उनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी को प्राइम है। अगर मैं 8 और 9 ले लूं तो भी कुछ कॉमन नहीं होगा दोनों में, होगा कि नहीं? 9 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 10 और 11 में, 11 और 12 में, 12 और 13 में, 13 और 14 में, कुछ नहीं बेटा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो क्या बचा फिर, एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। जैसे मुझे पता है पहला इवन नंबर 2 है तो अगला क्या होगा, तो 2 में 2 आएगा, और 4 में आएगा आपका 2 × 2, है ना, ×1। तो 1 के अलावा अलावा 2 भी कॉमन आ गया, तो ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। कब पूछा गया ये क्वेश्चन, एसएससी जीडी, जीडी समझते हो आप? एसएससी भी ये जो जीडी है इसे बोलते हैं ग्राउंड ड्यूटी, क्या बोलते हैं, ग्राउंड ड्यूटी। मतलब ये एक तरह से हमारी जो फोर्स होती है ना उसी की जॉब होती है, लेकिन इसमें आपको ग्राउंड वर्क मिलता है, ठीक है ना, जो ग्राउंड पे वर्क करते हैं, ग्राउंड ड्यूटी होती है। एसएससी हर साल इसका भी कैलेंडर जारी करता है और ये पोस्ट निकालती है, ठीक है। ये आपकी लेवल 1 या लेवल 2 में आएगी जॉब, ठीक है। हर जॉब का ना एक लेवल होता है कि सबसे छोटी पोस्ट है उसे लेवल 1 कहते हैं, जो सोचो उससे ऊपर जाएगी लेवल 2, फिर उससे ऊपर लेवल 3, लेवल 4, 5, 6 ऐसे चलता रहता है। तो अलग अलग होते हैं, किसी किसी में लेवल 13 तक जाता है, किसी में लेवल 12 तक जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो सबसे लेवल 1 की जॉब है ये, ठीक है, लेवल 1 एसएससी जीडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। इसको मैं दोबारा से ले लूंगा, है ना, एक
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं यहां पर, और जूम करूं, ठीक है, अभी दिख रहा है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया जिसका आंसर हमें क्या मिला था अभी, इवन नंबर है ना। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें मिला एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि हमें कह रहा है लेट ए एंड बी two numbers such that a and b minus a are co-prime and b and b plus a are co-primes respectively, which of the following is true। ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नंबर से, है ना। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है कि आप ना ऐसे नंबर्स को लेट कर लो, है ना, अपनी मर्जी से मान लो। जैसे इसने कहा कि a और b दो नंबर्स हैं और इसने कंडीशन भी दी कि a और b माइनस a को अगर सॉल्व किया जाए तो ये को-प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? आप ऐसे कोई दो नंबर सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि a को आपने 3 ले लिया, ठीक है, और b आपने ले लिया 5, है ना। b को क्या ले लिया आपने? 5। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं b में से a घटाऊं, ठीक है, तो 5 में से 3 कितना जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। और a हमारा कितना है? 3 है। तो ये b माइनस ए और a है, क्या ये दोनों नंबर जो हैं क्या ये को-प्राइम हो गए? क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है? नहीं है ना। तो उसने बोला था कि a और b दो नंबर हैं और a और b माइनस ए जो है वो दोनों को-प्राइम्स हैं। तो क्या हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया? a नंबर लिया और b नंबर लिया, b में से a घटा के 2 मिला। तो जो b माइनस ए है और a है, ये दोनों पेयर ऐसे हैं जो को-प्राइम है। उसने बोला कि b एंड b प्लस ए आर को-प्राइम्स। अगर b प्लस ए करोगे तो b प्लस ए 5 और 3 कितना बैठेगा? 8 बैठेगा। b प्लस ए 5 और 3 कितना बैठेगा? 8। और b कितना है हमारा? 5, है ना, ठीक है ना। तो क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है? देखो 8 में तो 2 आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 5 में आता है 5 इंटू 1। तो ये भी हमारा को-प्राइम का पेयर है, ये भी सेटिस्फाई हो गया इस बात को। तो बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो सही है? इनमें से कौन सी कंडीशन सही है? इसने बोला b इज प्राइम, तो क्या b एक प्राइम नंबर है? हाँ, 5 तो एक प्राइम नंबर है, कंडीशन फॉलो हो रही है। a एंड b आर को प्राइम, क्या a और b को प्राइम है? हाँ, ये भी सही बात है। a इज नॉट प्राइम, a इज नॉट प्राइम, क्या a प्राइम नहीं है? बताओ, a तो प्राइम है। a एंड b आर नॉट को प्राइम, क्या a और b को प्राइम नहीं है? नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है ट्रू क्या था, है ना। तो दो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है कि एक तो b प्राइम है और a और b कैसे हैं बेटा? को प्राइम। a इज नॉट प्राइम, ये तो गलत हो गया ना। a और b नॉट को प्राइम, ये भी गलत हो गया। इसके दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो एरर आ सकते हैं। और ये पीडीएफ है ना, तो पीडीएफ मैन जनरेट करते हैं। एग्जाम का पेपर नहीं उठाया मैंने, ये पेपर नहीं है, ये किसी ने जब पेपर बनाया है तो उसकी पीडीएफ है ये। तो ये गलत हो सकती है, लिखने में हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि इससे एक से ज्यादा ऑप्शन हो, या फिर हम कोई और एग्जांपल लेके देख सकते हैं, तो क्या पता एक से ज्यादा आंसर हमें मिल जाए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आता। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फोर्थ। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो प्राइम है? क्या है? प्राइम होते हैं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता, है ना। को प्राइम, को प्राइम, ये जो रिलेटिव प्राइम का जो वर्ड आया ना, इसका मतलब को प्राइम ही होता है। प्राइम, को प्राइम। 24 और 38 में देखें, ध्यान से देखो, 24 और 38 की बात कर रहा हूं मैं। 24 2 से कट सकता है क्या? 2 के टेबल में आता है, 12 दूनी 24। 38 2 से कट सकता है, हाँ। तो ये दोनों 2 से कट सकते हैं, इसलिए कोप्राइम तो नहीं है, क्योंकि कोप्राइम वो होते हैं सिर्फ जो 1 से कटते हैं, 2 से और 3 से नहीं कटते वो। 24 और 92, 24 2 से कट जाएगा क्या? और 92 भी कट जाएगा, ये भी कोप्राइम नहीं है। 24 और 68 भी नहीं है, लेकिन 39 और 68 में कुछ भी कॉमन नहीं है। यही ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। इनमें से कौन सा कोप्राइम है? तो हमें आंसर मिल गया 39 और 68। कब पूछा गया? ये एसएससी में पूछा गया, जीडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम्स। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोप्राइम।
तो कोप्राइम तो पेयर होता है ना एक। आप देखो 7 और 35 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 7 और 35। आप जानते हो भाई 7 और 35 जो होता है, देखो 7 और 35 का पेयर जो है, साफ साफ पता लग रहा है कि यार 7 में आता है 7 × 1 और 35 में आता है 7 × 5, है ना? तो 7 कॉमन आ गया, और कोप्राइम में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तो ये तो कोप्राइम का पेयर नहीं है। 32 और 62 को देखो, 32 और 62 आपको पता है कि अगर मैं इसको लिख दूं 2 × में 16 है ना, इसको लिख दूं मैं 2 × में 31, क्या कॉमन आ गया? ये भी कोप्राइम नहीं है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन सा कोप्राइम है? ये नहीं है, ये नहीं है। 217 एंड 651, 7 और 2 9 और 1 10, 5 और 1 6 और 6 12, ये 3 से कर सकता है, ये 3 से नहीं कर सकता। एक और नंबर देख लेते हैं, 198 है ना, और 175। आपको रूल पता है सारे? ये 3 का रूल क्या होता है, 2 का रूल क्या होता है, 5 का रूल क्या होता है? अच्छा देखो, अगर मैं बात करूं, ये 2 से तो नहीं कटेंगे, क्योंकि इसके बाद लास्ट में 8 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, 2 से नहीं कटेंगे। 3 से कटने के लिए 9 और 17 और 1 18 होते हैं, 7 और 5 12 और 1 13 होते हैं, नहीं कटेगा 3 से भी। 4 से कटने की लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए, तो क्या ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटेंगी? नहीं कटेंगी। 5 से कटने की लास्ट में 5 होना जरूरी होता है। 6 से कटने के लिए अगर कोई संख्या 2 से कटे और 3 से कटे तो वो 6 से भी कटेगी। 7 से कटने के लिए आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 7 दूनी 14, 4 बचेंगे, है ना? तो 7 दूनी 14, 5 बचेंगे, फिर 7 के पहाड़े में 58 नहीं आता है, 7 से भी नहीं कटेगा। ये देखें तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 से कट जाएगा। 9 से कटने के लिए इनका डेसिमल 9 होना चाहिए। 10 से कटने के लिए लास्ट में 0 होना जरूरी है। 11 से कटने के लिए इनका जो डिफरेंस है वो 0 या 11 होना चाहिए। जैसे 8 और 1 9, और ये 9 है, तो 9 में से 9 गया, कितना हुआ? यहाँ पे 5 और 1 6, 7 में 6 है, कितना? 1। जिनका अल्टरनेट डिजिट का सम का जो डिफरेंस हो वो अगर 0 या 1 हो तो ये कट जाते हैं, ठीक है? तो ये ज्यादा हो गया क्या? हुँ? कोई नहीं, इसको खत्म कर लेते हैं, है ना, फिर इतना करेंगे। तो 198 जो है वो आपका 11 से भी नहीं कट रहा है, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से काट के देख लेते हैं एक बार। तो 13 अगर 1 टाइम्स कर दो कितना बैठेगा इसका? 13 के पहाड़े में भी नहीं आएगा ये, है ना? ये 13 के पहाड़े में ये भी नहीं आएगा। हो सकता है कि ये दो नंबर जो हैं 190 और 174 और 217651 में से कोई एक ऐसा पेयर है जो क्या है हमारा को प्राइम। तो अगर मैं 198 की बात करूं तो 198 जो है, अगर आप इसका 22 का पहाड़ा दो तो 22 निम्मा 198 होते हैं, पता है? 22 में आता है आपका 2 × 11 और 9 में आता है आपका 3 × 3, ये इसके फैक्टर हो गए, है ना? यानी 2 से कर सकता है, 11 से कर सकता है, 3 से कर सकता है, 3 से। अगर मैं 175 की बात करूं, है ना, तो आप जानते हो 25 7 175 होता है, कितना होता है? 25 7 175, और 25 का मतलब होता है 5 × 5। आप देख पा रहे होंगे इसमें 5 5 7 आ रहा है, इसमें 2 11 3 3, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यही आंसर हमारा करेक्ट होगा। आपको फिर चेक ही नहीं करना है, ठीक है? आपको ये चेक नहीं करना, कोई एक को हमने चेक करके देख लिया और ये सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है। कौन सा? हाँ, ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पेयर को प्राइम है, तो यही आंसर है ना, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है? 1 तो देखो, 1 तो लास्ट में लगा ही देते हैं बेटा, किसी के इंटू में कुछ ना हो तो 1 तो हो गई। जैसे अगर मुझे 5 लिखना है तो 5 को मैं लिखूंगा 5 × 1 लिख सकता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा को प्राइम का आंसर हो गया, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि लेवल किस टाइप का रहता है एग्जाम्स में, है ना? पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा कि नंबर्स क्या है, फिर नंबर्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी देखो सीजीएल का इसमें कुछ नहीं आया ना, इधर सीजीएल के क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं ना, यहाँ पे सीजीएल है, यहाँ पे फिर कांस्टेबल है, फिर सीजीएल है, ये टियर 2 का है, यानी मेंस का क्वेश्चन है ना, ये आपका दिल्ली पुलिस का है, ये सीजीएल का है, ठीक है? तो सीजीएल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे अभी हमें, आसानी से कर लेंगे उनको बेसिक तरीके से, ठीक है? तो आज इतना ही कर लेते फिर, है ना? आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 1 2 3 4 5 है ना, 6 से करेंगे, ठीक?
हाँ आपको भेजेंगे सर, ठीक है।